यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, संजीव भाई कह रहे हैं कि संसाधन को डिफाइन कर दीजिए कि आपको किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला संसाधन जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है वो है मानव संसाधन। आजकल ह्यूमन को रिसोर्स बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, कि क्या आपके पास सही पोजीशन के लिए सही आदमी है। पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोल दिया गया और कोई बंदा कहता है कि मुझसे बोला नहीं जाएगा। सबसे पहले जब अपने पास लोग हो गए और लोग तैयार हो गए तो अगला संसाधन हमें चाहिए कि जब एक बड़ी सेना तैयार करनी है, गांव गांव जाना है, तो वहां जाने के लिए अपने पास आने जाने का साधन, ट्रांसपोर्ट। फिर हमें चाहिए आपस में कम्युनिकेशन का संसाधन। आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर सरकारें आपके कम्युनिकेशन को नियंत्रण करने लग जाए तो आप क्या करेंगे। 26 जनवरी पे हुआ था, हम लोग वहीं थे, जब सरकार क्या करती है कि आपका इंटरनेट डाउन कर देती है, जिसके सहारे हम आजकल लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, या अपना मोबाइल ही नेटवर्क ही ऑफ कर देती है। उसके बाद तब क्या करेंगे। और मैं समझता हूं कि जिस समय पर जिस टाइप की अपनी लड़ाई होगी, जिस तरह के संसाधनों की जरूरत होगी, अगर हमारे पास लोग हैं तो हम सारे संसाधन जुटा भी लेंगे, कोई कसर रहेगी नहीं। और अगर हमारे पास लोग ही नहीं है, हम सोचें कि सिर्फ पैसा हमारे पास चाहिए, सिर्फ पैसे से युद्ध लड़े जाएंगे या पैसे से लड़ाई लड़ी जाएगी, मैं इस पक्ष में, हाँ पैसा एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो लोग अपने आप अरेंज कर लेंगे। हम इसको मैंने संजीव भाई से बात भी की थी, मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं इस बात को। हम अगले महीने प्लान कर रहे हैं कि रोहतक के अंदर बड़ी स्टेट की मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। तो एक साथी ने हमें कहा कि एक काम करते हैं, हम कहीं से फंडिंग अरेंज करते हैं। अगर कोई बड़ी मुर्गी हमको फंडिंग देती है तो कल को वो हमसे बुलवाएगी कि तुमने स्टेज से ये बोलना है और ये नहीं बोलना है, क्यों जी? बिल्कुल। और अगर समाज की लड़ाई लड़नी है, अगर समाज अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो फिर समाज के हिसाब की बात होगी। क्या ऑप्शन है आपके लिए ठीक? समाज की लड़ाई, और समाज से हम लोगों को करना है। अब हम तो एक चीज है कि जो अर्थ हमारे पास आया है और जितना गया है उसकी हमने 5 लोगों की कमेटी तैयार कर दी है, अलग अलग जिलों से, हिसार से भी, कैथल से भी, जींद से भी, करनाल से भी, कुछ जिलों से की है। और साथी भी अगर चाहते हैं कि हमारे वहां से मिले तो हम उसको भी कर देंगे, कि वो हमारा पूरा उस ब्यौरा रखे कि कितना पैसा किसके पास से आया और कितना पैसा गया। अब कमेटी बन गई क्योंकि हमने यही कहा था कि जब तक हमें वो लोग नहीं मिलते जिनके ऊपर हमको भरोसा हो कि अर्थ का ठीक से प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कहीं कुछ लोग ही तो यूज नहीं कर रहे हैं उसको, तब तक हम तो लोगों से मांगेंगे नहीं। अब हमारे पास लोग हो गए, अब हम लोगों से मांग भी सकते हैं, क्योंकि कल जैसे ही हम रोहतक की मीटिंग करते हैं और जैसा कि हम लोगों का अनुमान है, रोहतक की मीटिंग का टारगेट हमने ये मान के चले हैं कि अगर 3-3.5 हजार का टारगेट लेंगे तो उम्मीद है कि 5,000 से ज्यादा लोग आएंगे। क्योंकि आपने अपने आसपास देखा भी होगा, लोगों में बहुत उत्साह भी है, लोगों में बहुत भरोसा भी है, और लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ लोग शुरू करें। और जनता सरकार मोर्चा के ऊपर आज के वक्त समाज के अंदर सबसे ज्यादा भरोसा अगर वो किसी के ऊपर लोग कर रहे हैं तो वो इन लोगों के ऊपर कर रहे हैं जो एक अलग अलग संगठन मिलकर इसे काम कर रहे हैं, जिसका नाम इन लोगों ने जनता सरकार मोर्चा दिया हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगली जो स्टेट की मीटिंग होगी ये तय करेगी कि हम कहाँ खड़े हैं।
जब सरकार से बात करनी होगी तो हमें वो सारे पहलू, जैसे डॉक्टर अजय ने आपको बताया कि आपको कानून में और संविधान में क्या लिखा हुआ है, ये बात आपको पहले पता होगी तो आप लड़ाई लड़ पाएंगे। और मैं इसको दूसरी तरह से एक और तरीके से बोलता हूं कि अगर आपके साथ लोग हैं और उनका सेंटिमेंट है तो कानून अभी भी साइड में रखा जाएगा। संविधान जो है, क्योंकि अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, हम फिर डीसी को कह सकते हैं कि तुम वाकई में नौकर हो। ये तभी कह सकते हैं जब लोगों को यकीन हो जाए कि हम मालिक हैं इस देश के। समझ रहे हैं? और ये तय करेगी अपनी जो मीटिंग है रोहतक वाली, वो आज फॉर्मली हम लोगों ने शुरुआत कर दी है एक साथ खड़े होने की। ये वो लोग हैं जो पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट में आए कुछ लोग, फिर जोनल में नहीं आए, फिर वहां नहीं आए, फिर आज यहाँ पर आकर के आखिर में कुछ लोग ऐसे आए हैं जो एक दूसरे के साथ हम रात को भी रुकेंगे, अगले दिन सुबह भी हैं, फिर रात को, फिर अगले दिन। तो वो अब ये सभी लोग देखेंगे कि हम जिनके लिए जान देने की बात करते हैं या कहते हैं कि हम तैयार हैं लड़ने के लिए साथ लग के, वो कौन लोग हैं, वो कैसे लोग हैं। तो ये आपकी आज की मीटिंग भी बताएगी। दूसरी बात, एक सुबह सुबह जब हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था, वहां एक बात हुई थी कि व्यवस्था को इसको पूरी तरह से गिरा करके नहीं व्यवस्था बनेगी, तब बात बनेगी। इसके पक्ष में मैं एक ही बात कहूंगा, व्यवस्था तो ये पक्का गिरेगी। आप गिराएंगे नहीं गिराएंगे इससे फर्क पड़ता ही नहीं। आप नहीं गिराएंगे तो भी गिरेगी, क्योंकि ये उनका प्लान है पहले से ही, एक थीम है उनका, उनकी टैगलाइन है ऑर्डर आउट ऑफ केओस। अराजकता में से ही उनको नया आदेश निकालना है कि पहले वो आपकी जिंदगी को इतना दूभर करेंगे, आपके आसपास की सारी व्यवस्थाओं को इतना कमजोर, इतना लाचार, इतना बेबस, ऐसा बना देंगे कि आप खुद से कहो ऐसे स्कूलों से तो ना स्कूल होए बढ़िया है, ऐसी औलाद से तो ना होए औलाद बढ़िया है, ऐसे मतलब दफ्तर किस काम के, ऐसे स्पोर्ट्स किस काम के, ऐसी मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाओगे ना, हर डिपार्टमेंट से लोग इतने दुखी मिलेंगे कि समझेंगे, जैसे आजकल आपको अंदर से आवाज आती नजर आ रही होगी लोगों के अंदर से, ये तो बिक ही जाने चाहिए, ये तो प्राइवेट ही हो जाने चाहिए। बिल्कुल, मतलब वो चाहते हैं कि ये गिरे, वो गिराना ही चाहते हैं इसको, और उसको अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। अब ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आप और हम लोग मिलकर के कितना बड़ा मजमा लगा सकते हैं, कितने लोगों को समझा सकते हैं, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं कि व्यवस्था के ढहने के बाद जो नई व्यवस्था बनेगी वो उनके हिसाब से बनेगी कि अपने हिसाब से बनेगी। सिर्फ ये है। अगर आप आज लोग सोते रहते हैं, आप ये सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जब आंदोलन होगा हम खड़े हो जाएंगे, अगर प्रोएक्टिव नहीं होते हो तो उनके हिसाब की व्यवस्था बनेगी जो उन्होंने प्लान किया है, जिसका नाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और अगर हम लोग खड़े होते हैं तो फिर रीसेट अपने हिसाब का होगा, जो रीसेट चल रहा है। तो ये रीसेट है, रिबूट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी, पूरे वर्ल्ड की राजनीतिक व्यवस्था को भी, पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी, फिर हेल्थ सिस्टम को भी। हर चीज को रिबूट करने से पहले उसको खत्म करना, स्विच ऑफ करना जरूरी है। उस स्विच ऑफ के, बिल्कुल स्विच ऑफ होने से पहले के दौर में हम लोग एंटर कर चुके हैं। याद होगा आपको, मीनाक्षी बहन जी बताती होती है कि आपका फूड क्राइसिस, कमल साहब बताते हैं कि फूड क्राइसिस से थोड़े से दिन दूर है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं फूड कॉर्पोरेशन में। इनको मालूम है कि सरकार ने ये प्लान किया है कि जल्दी से जल्दी एफसीआई से अनाज निकालो। एफसीआई के पास अनाज नहीं होना चाहिए। किसान के पास आप रोज खबर पढ़ रहे हैं, पिछले 2 सालों में ये खबरों की तादाद बढ़ गई है कि आपके खेत में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है किसान को, कि बीज पता नहीं कैसा निकला, उस बीज में कुछ निकला ही नहीं है, हो गई नहीं, कुछ फसल ही नहीं होगी, उसमें कुछ दाना नहीं आएगा। तो एफसीआई के पास है नहीं है और किसान के पास हो नहीं रहा है, तब क्या? फूड क्राइसिस आ गया। इसी तरह से फ्यूल का, इसी तरह से एनर्जी का, कोयले के लाखों टन के भंडारों में आग लगाई जा रही है प्लानिंग के तहत। देश का पैसा बाहर भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोयले के इंपोर्ट के नाम पर। मतलब आपके हर सेक्टर को ध्वस्त
सर्व करने का खेल जो है वो पूरी योजनाबद्ध तरीके से चला हुआ है। अब आपको देखना है कि आप ये सोचते हैं कि जब जनता सरकार मोर्चा वाले या कोई सुशील, देवेंद्र, साहिल ये आवाज लगाएंगे तब कुछ करना है, या अपने लेवल पे करना है। वीर सिंह और ये खिलारपुर की टीम है सोनी भाई, ये एग्जाम्पल है मतलब अपने लिए। इन्होंने सोचा कि भाई ये बोले क्या करना है, हमने बता दिया ये इशू है आपके, अब आपको लड़ना कैसे ये आप देखोगे अपनी जरूरत के हिसाब से। इन्होंने सोचा हम 2 जने क्या कर लेंगे भाई, इन्होंने घर घर जाना शुरू किया, गांव के अंदर ही अपने गांव को सबसे पहले समझाया। फिर कुछ लोगों को समझ आया, कुछ लोगों को नहीं आया। जिनको समझ में आया उन्होंने प्लानिंग की कि चलो यार एक बार ना डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं, देवेंद्र भाई आप आ जाइए गांव के अंदर। ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैं गांव में गया, रात को बैठे रहे, लेट नाइट तक 1 बजे के करीब 12 बजे के करीब तक हम बैठे रहे, लंबी चर्चा चली, सबने पूछे सवाल हल हुए, उनको समझ में आ गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर ये सोनी भाई आगे रहते हैं तो हम तैयार हैं। भाई तैयार नहीं, पहले बात की समझो। बार बार ये बात करते रहे, बार बार उनको याद आती रही। अब गांव इस लेवल में आ गया है, वो लोग नई पाइपलाइन बिछाने के लिए आते हैं तो गांव वाले फिर आते, क्या भाई कौन है, चलो भागो यहाँ से, नई पाइपलाइन वाले गए। ठीक है, फिर उसके बाद बिजली के, उसके पहले कौन सा था, आधार कार्ड से वोटर कार्ड के साथ लिंक करने वाले आए, फिर पहुंचे, क्या करने आए भाई, निकलो यहाँ से। जब तक हमारे को तुम हमें जो चाहिए वो नहीं दोगे तब तक हम सरकार को सरकार मानने से मना करते हैं, जाओ दफाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। सीधी सी बात है। अभी कल ही की बात है, कल की बात है, बिजली वाले जो स्मार्ट मीटर, चिप वाले मीटर लगाने के लिए आए हुए थे, तो इन्होंने बोला कि नहीं लगेंगे। ऐसे कैसे नहीं लगेंगे, चले गए वापस। फिर पुलिस प्रशासन को लेकर के आए है, और उसके बाद वो पुलिस प्रशासन के फिर सारा गांव इकट्ठा हो गया, बोला भाई पूरा गांव लूंगा कुछ भी नहीं है। गांव से औरतें भी निकल के आई, बूढ़े भी निकल के आए, पूरा गांव खड़ा हो गया। पूरा पुलिस प्रशासन एक तरफ खड़ा है, पूरा गांव दूसरी तरफ खड़ा है। आखिर में जीत गांव की होती है, वो कहते हैं भाई अपनी एकता बचाए रखना, ठीक है जो तुम कहते हो तुम्हारे अलावा होगा, लेकिन आप जाके एसडीएम को चिट्ठी लिखाओ, एक बार एसडीएम को लिख के दे दो। हम नहीं देने वाले एसडीएम को लिख के, एसडीएम आएगा तो दे देगा गांव, लिख के नहीं तो जाओ निकलो यहाँ। एसडीएम गांव है तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपका संगठन मजबूत है, आपका गांव मजबूत है, आपके आसपास का एरिया मजबूत है, सारों को बात समझ में नहीं आएगी शुरू में, आपको उन्हीं लोगों को सबसे पहले निकालना होगा जिनको समझ में। इन्होंने 2 लोगों को समझ में आई, इन्होंने अपने पूरे गांव में से केवल पहले उन 10 लोगों को निकाला जिनको बात समझ में आई। उन 10 की मदद से उन्होंने 50 लोग इकट्ठे कर दिए, 50 से बातचीत हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब पूरा गांव एक ही लय में बात करता है, अब कोई सीन नहीं है सरकार का वहां। तो ऐसे करके ये जो मैंडेट्स जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, आधार कार्ड वाला, ये भी पूरा का पूरा खेल है। अब 2-3 पॉइंट रहते हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो यही है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर डॉक्टर साहब बोल चुके हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जब आप पब्लिक स्पीकिंग में आते हैं, जब आप लोगों के बीच जाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली क्वालिटी तो आपके अंदर वही होनी चाहिए जिसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं। दूसरे के दर्द के प्रति जो अपनी संवेदना है, आप उसके दर्द को महसूस करते हो कि नहीं करते हो। आप अस्पताल में जाइए, हम लोग कई बार जाते हैं, या हम जब मान लीजिए रोडवेज में जब सफर करते हैं तो हम देखते हैं कि रोडवेज में सफर करने वाला आदमी किस तरह से महसूस करता होगा, उसको वो उसके साथ क्या क्या दिक्कतें आती होंगी, कितनी देर उसको इंतजार करना पड़ता है, कितनी देर, क्योंकि आपका जो मुद्दा है, आपका जो मुद्दा है वो इतना बड़ा है कि समाज के जिस मुद्दे को आप हाथ लगाओगे वो वही निकल के आएगा। कैसे? जैसे अभी मैंने रोडवेज का जिक्र कर दिया, अब आपको इसको बड़े एंगल से समझने की जरूरत है कि किस तरह से इस पूरे सिस्टम के ध्वस्त होने के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको इंतजार नहीं करना पड़ा तो आप अपनी गाड़ी या अपनी बाइक क्यों लेंगे? ठीक है ना? तो आपको इंतजार करवाना जरूरी है, इसीलिए उनकी टाइमिंग फिक्स नहीं की जाएगी, इसीलिए गाड़ियों की मरम्मत नहीं की जाएगी। अगर आपको बढ़िया गाड़ी मिल गई, मान लो सरकारी बस मिल गई आपको, बिल्कुल साफ है, सुथरी है, टाइम पे चलती है
और अंदर बैठने वाला जो ड्राइवर कंडक्टर है वो भी आपके साथ बिल्कुल तमीज के साथ बात कर रहा है और टाइम से आना जाना होगा। फिर आप क्यों अपनी गाड़ी में चलोगे भाई? पार्किंग का झंझट, टोल टैक्स का झंझट और पता नहीं क्या क्या, मेंटेनेंस का झंझट, इंश्योरेंस का झंझट, सर्विसेज का, सब खत्म। क्यों जी 10-10 लाख रुपए 8-8 लाख रुपए क्यों लगाएंगे हम गाड़ी के ऊपर? तो वो खराब करना। अगर ये व्यवस्था से लोग दुखी नहीं होंगे तो इसको प्राइवेटाइज करने की दिशा में भी नहीं बढ़ा जा सकता। अगर प्राइवेटाइज करने की दिशा में बढ़ा नहीं जा सकता तो वोल्वो नहीं आ सकती बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, जो कि इनका अगला प्लान है कि ट्रांसपोर्ट इनका होगा, भारी बढ़िया गाड़ियां होंगी, उनके अंदर एंट्री के लिए बकायदा जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करते हो वैसे आपके मोबाइल से स्कैन होगा, आपका स्टेटस स्कैन होगा। स्टेटस वही होगा कि अगर आपने वैक्सीन लगा रखी है तो एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब ये किस तरह से कनेक्टेड है मुझे तो नहीं समझ में आता। प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे से आप भाग सकते हो क्या? मतलब आपको रोडवेज भी बचाना पड़ेगा, आपको रेलवे भी बचाना पड़ेगा, आपको डाकखाने भी बचाने पड़ेंगे, आपको स्कूल भी बचाने पड़ेंगे, अस्पताल भी बचाने पड़ेंगे, मिल भी बचाना पड़ेगा। जो आदमी खड़ा होगा समाज के अंदर उसको नहीं पता है बेचारे को कि उसकी लड़ाई, वो तो अपनी सैलरी के लिए, वो तो अपनी नौकरी के लिए दौड़ रहा है सिर्फ सिस्टम, वो केवल अपने डिपार्टमेंट को बचा, लेकिन आपको उसको कनेक्ट करके बताना पड़ेगा। और ये इतना बढ़िया मुद्दा है, आज 3 दिन है अपने पास। जब हम इस सेशन के बाद में आप इंट्रोडक्शन रहता है बहुत से लोगों का, वो हम पूरा करेंगे। उसके बाद रात में हम यही हैं। जितने आपके दिमाग में सवाल आते हैं जो आप अगर यहां नहीं पूछना है फिलहाल तो आप अलग से पूछिए और डिटेल में पूछिए। जो भी साथी आपका है वहां से क्लियर नहीं होता है तो और पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर कि ये वाला मुद्दा कैसे कनेक्टेड है वहां से और आपको क्यों बोलना है, आपको क्या बोलना है। दूसरा आता है कि गांव में जाकर के आप संगठन कैसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैं आपको अपना अनुभव साझा करता हूं जो कि बहुत मुझे लगता है कि शायद काम आएगा। हमारी मतलब जब आंदोलनों से हम लोग मन भर गया और देख लिया, अन्ना का आंदोलन भी देखा, उससे पहले का बाबा रामदेव का आंदोलन भी देखा, खूब अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया, काम छोड़ करके भी दौड़े। उसके बाद हमें लगा कि पॉलिटिक्स में आने के बाद शायद बच जाएगा कि कीचड़ को साफ करना है तो उसके अंदर घुसना पड़ेगा, ऐसे डायलॉग सुनने को मिले। और हम अरविंद केजरीवाल के साथ इस कीचड़ में घुसने चले गए। बड़ी गहराई से चीजों को समझा, उनके बहुत करीब काम किया, उनके कैंपेन मैनेजर्स को ट्रेन किया, सारा काम चला। 67 सीट आ गई, हमें लगा अब ये बहुत बढ़िया काम करेंगे और चले गए। थोड़े दिनों के बाद हमें खबर मिलती है कि अमेरिका गए थे, यूनाइटेड नेशन से मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं कि आपके वहां पर मोहल्ला क्लिनिक जरूरी चाहिए। उस वक्त यहां मोहल्ला क्लिनिक की एडवर्टीजमेंट चल रही थी। उसी टाइम अरविंद केजरीवाल की खांसी ठीक नहीं हो रही थी तो वो अपना इलाज कराने बैंगलोर नेचुरोपैथी सेंटर में जाता है। हम बैठ के सोचते हैं कि यार ये गेम प्लान क्या है? अगर ये इतने बढ़िया है तो आपका इलाज यहां क्यों नहीं हो रहा है? और अगर वो पैथी, अगर वो नेचुरोपैथी अगर इतनी अच्छी है, वो प्राकृतिक चिकित्सा से अगर आप अपना इलाज करा रहे हो या आप कोई और पद्धति इलाज करा रहे हो, तो फिर आम इंसानों के लिए ये और उसके लिए कोई दूसरी पद्धति, ये तो गलत बात है ना भाई। अगर वो इतनी बढ़िया तो सबको वही मिलनी चाहिए ना। यदि आपका बिना अस्पताल के काम चल जाता है तो आपको अस्पताल घर घर जाने की क्या जरूरत है? वो तो अब इस लॉकडाउन के दौरान पता चला ना कि वो तो आपके घर तक टीके वाले आदमी पहुंचाने के लिए तक खेत था। वो खेत था ही नहीं, आपको इलाज से। अभी आपको आजकल दिल्ली के अंदर मालूम है क्या चल रहा है? अभी आजकल क्या चल रहा है कि यदि आप अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक जाते हो तो आपसे आधार कार्ड की कॉपी ली जाती है। साथ में अगर आप कोई टेस्ट करवाते हो तो आपका लाइव फोटो होता है, जैसे नया सिम कार्ड मिलता है उस वक्त। वैसे जब आप
टेस्ट करवाते हो तो भी लाइव फोटो होता है, और जब आप टेस्ट की रिपोर्ट लेने जाते हो तो भी लाइव फोटो होता है। समझते हैं आप ये? इसी के पैरेलल में एक और खबर आपको देखनी पड़ेगी कि दिल्ली के एयरपोर्ट्स के ऊपर आपके फेशियल रिकॉग्निशन से ही आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हो रही है। पता है आपको? और साथ में ऐसी पद्धति चल रही है कि आप दुकान पर जाएं, आपका कैमरा आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर ले, वहीं से आपके आधार के साथ जुड़े हुए बैंक अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे। वहीं पैरेलल में गाड़ी के नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करके सीसीटीवी कैमरा अपने आप टोल टैक्स में पैसे काट दे। इन चीजों के अंदर मतलब आधार कार्ड, मेडिकल हेल्थ कार्ड और ट्रांसपोर्ट के अंदर ये सिमिलैरिटी नजर नहीं आती हमें। ये मैं जब ये देखा कि ये लोग भी उसी तरह का खेल खेल रहे हैं, हमने इलेक्शन मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना शुरू किया कि जो काम इनके लिए हम फ्री में कर रहे थे, हम समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के लिए पैसे लेकर के करते हैं। एक पार्टी के लिए जब हमने पैसे लेकर के इलेक्शन मैनेज किया तो हमें समझ में आया कि इतने बेवकूफ गधे लोग हैं और ये दिमाग किराए पर लेते हैं। मतलब हमारा भी लिया, किसी और का भी लिया, 3-3 लोग ले सकते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपया, और फिर ये सलाह लेकर के उसके हिसाब से ये मैनिपुलेट करते हैं। भाई टीम तैयार कर रहे थे जब हम अपनी, तो उस टीम तैयारी में हमने उनको बोला कि यार आपको गांव में जाकर के बात करनी है। मैं जो यहीं पे आया था कि इस बात पे आते हैं कि जी गांव का आदमी सुनता तो नहीं। मैंने कहा वो आपकी बात तब सुनेगा, उसके 2 कारण हो। आप अगर चाहते हो कि गांव का आदमी आपकी बात सुने, या कहीं भी जो भी सोशल आदमी है वो आपकी बात सुने, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं कि वो आपकी बात सुने। पहला ये कि आप उसके काम की बात कर रहे हो, उसका फायदा बता रहे हो, और दूसरा ये पहले आपको उसकी सुननी पड़ेगी। अगर आपने उसकी सुने बिना सुनाना शुरू कर दिया तो ही इज लिटरली नॉट इंटरेस्टेड। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या लेके आए हो, क्या एजेंडा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपने बैठ के थोड़ी उसकी सुन ली, उस पर 2 बात वैसे पूछ ली, उसने कह दी, 10-1 मिनट वो बुलवा दिया, उसके बाद वो तैयार है छोरे तू सुना के कहना है। यहां अगर हमने ये सोच लिया कि हमें ज्यादा पता है और हम उनको समझाने के लिए गए हैं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी हमारी। दूसरी बात, आपकी बात को समझने वाला जो बंदा है माइंड इट, या तो वो गांव में ही नहीं मिलेगा, और अगर वो गांव में मिलेगा तो आपकी बात को वो आदमी समझेगा जो इस वक्त गांव का सबसे रिजेक्टेड पर्सन होगा। आप अभी जाइए गांव में, जितने भी दिन तक गए हो, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस मुद्दे पर। जब आप समय से आगे की बात करने लगोगे तो आपकी बात को समझने वाला आदमी या तो वो होगा जो सारा दिन ताश खेलता है, या वो होगा जो सारा दिन जिसको उसके घर वाले ये समझते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, जबकि एक्चुअली उसको वो काम का नहीं इसलिए समझते हैं क्योंकि वो आपके बनाए हुए ढर्रे पर नहीं चलता। उसकी अपनी सोच है, और जिसकी अपनी सोच है उसको आपकी बात ऐसे समझ आएगी। जो आदमी किताबों से पढ़ा हुआ है, किताबों को ही याद करा हुआ है, जिंदगी को जिसने नहीं जिया है, समाज में जो नहीं निकला है, जो सुबह से लेकर रात तक ट्यूशन, ट्यूशन के बाद पेपर, पेपर के बाद नौकरी, नौकरी के बाद घर से ड्यूटी, उसको आपकी बात नहीं समझ में आने वाली। टेलीविजन देखने वाले को आपकी बात नहीं समझ में आने वाली। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले को आपकी बात पहले झटके में नहीं समझ में आने वाली। ये तीनों के साथ पहला झटका जरूर लगा लें, समझे? पहली बार में बात उसी की समझ में आएगी जिसका कॉमन सेंस अभी जिंदा हुआ है। तो सबसे पहले आपको गांव में जाकर के ये टक्कर मारनी पड़ेगी कि कितने लोग हैं जिनका कॉमन सेंस अभी जिंदा है। अब ये काम अगर इतना आसान होता तो भाई सभी के पास ऐसे लोग होते जिनका कॉमन सेंस जिंदा है, फिर हमको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? तो आपको इसके लिए निकलना ही पड़ेगा।
अगर मैं इस आंदोलन की शुरुआत की बात करूं तो शुरू में जब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कहीं भी कोई कॉल आती थी, हम में से जिसको ज्यादा उस वक्त पॉसिबिलिटी बनती थी या संभावनाएं नजर आती थी, वो वहीं गाड़ी उठा के दौड़ता होता था। मतलब हम इस खोज में दिल्ली भी दौड़े, महाराष्ट्र भी दौड़े, अकोला भी दौड़े, रायपुर भी दौड़े। जब मुझे याद है जब उसी टाइम पे कपिल भाई कहाँ गए, वो बैठे हैं, कपिल भाई के पास फोन आया, कपिल के पास ही था क्या नाम, सोमवीर, सोमराज, हाँ सोमराज एक अपना दोस्त है, वो मुंबई से आता है। वो फोन करके बोलता है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिसको दर्द है, जिसको समझ में आ रहा है, मैं वो बोलता है, फोन करके मुझे बोलता है, देवेंद्र भाई आपको पूरा समझ में आया हुआ है, हम आपकी वीडियो देखते हैं, आप समझा सकते हो लोगों को, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है, आप आइए ना, इसको लीड कीजिए ना। मैंने उसको सोमराज को बोला, सोमराज जो इस मुद्दे पर बोलेगा वो नेचुरली लीडर बनेगा। मैं अगर बोलने लग जाऊंगा तो मैं लीडर बन जाऊंगा। मेरे पास एक कैपेबिलिटी है कि मैं पीछे से रह के दिमाग से सपोर्ट कर सकता हूं उसको। तो एक काम करते हैं, लीडर्स ढूंढते हैं, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी है ट्रेनिंग पार्ट, मेरा स्पेशलिटी है टीचिंग पार्ट, की मैं समझा दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो मुझे वो बोलता है कि ठीक है, हम देखते हैं, ढूंढते हैं। तो सुशील उन दिनों किसान आंदोलन में था, वे सुशील नरवाल बोलता है बहुत बढ़िया उसके ऊपर, हमें याद है। मैं और तो फिर बाहर बैठे रहे, सुशील उस टाइम अंदर इंटरव्यू में उसमें था, मीटिंग में था, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में, विकास सर और सुशील, हम बाहर बैठे खड़े रहे घंटों, 2-3 घंटे हम इंतजार में रहे इनके। मीटिंग के बाद जब बाहर निकलते हैं तो हम इनसे मिले, हमने बताया कि ये भाई मुंबई से आया है हम सबको एक साथ जोड़ने के लिए, कि ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। तो सुशील भाई कहता रहे, नहीं समझते नहीं है लोग यार, दुखी होके, मतलब वो ऐसा फीलिंग आने लगी थी। उसी दौर थोड़े टाइम के बाद जब हमने बोलना शुरू किया, जिसको भी था दर्द, एक बार हम मुंबई की एक टीम के साथ में लगे तो साहिल का फोन आया, कहते थे भाई हम बैठ के एक मतलब चर्चा करनी है, एक वीडियो बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, अपन जब जहां भी होऊंगा मैं बता दूंगा, तो फिर हम इकट्ठे मिलेंगे। फिर जहां भी कोई मीटिंग होती साहिल फिर मिलने के लिए आता, हम जहां भी वो दूसरे साथी की मीटिंग होती हम मिलने के लिए जाता, किसी के साथ कुछ हो जाए, अभी मोहित की डेथ हुई नरवाना में, वहां हम सारे थे, हैं, रविंद्र भी था वहां, वो भी था, क्या नाम, रणवीर भी था, और मतलब तमाम साथी है, सुरेंद्र और भी थे, अमरिंदर भी, सारे साथी वहीं मिले अपने को पहली बार, जब ये लोग भी इस एंगल में सोचते हैं। और फिर मिलते मिलते देखिए आप, मतलब ये आप कहां तक पहुंचे। कोई किसी बात से कनेक्ट हुआ, कोई किसी बात से कनेक्ट हुआ, सिर्फ इसमें एक कॉमन बात थी सब में, कि एक तो उम्मीद की किरण जगी हुई थी, बची हुई थी, मतलब बिल्कुल निराश नहीं हुए थे हम। दूसरा, हमें मालूम था हमें किस तरह के आदमी के साथ कनेक्ट होना है, और हम उसी तरह के आदमी को ढूंढ रहे थे। वो अगर आपने कंसिस्टेंटली कर लिया, अगर उस पर आप नहीं रुके, यकीन मानिए इतने शानदार लोगों का ग्रुप बनने वाला है जनता सरकार मोर्चा की, देख दुनिया तमाशा देखेगी ये लोग इकट्ठे रह कैसे रहे हैं इतने लोग। मैं इसको पूरी उम्मीद के साथ, तो गांव में जब आप जा रहे हैं, वहां पर उनसे जब आप बात करते हैं, मेरा सजेशन ये है व्यक्तिगत तौर पर कि सबसे पहले यही जानने की कोशिश करिए कि वो कितना कितना समझते हैं, और उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपकी अपनी भाषा है उससे बात नहीं बनने वाली, आपको उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, और उनकी भाषा समझने के लिए आपको या तो उनका लोकल बंदा लेना पड़ेगा वहां का। तो जैसे मान लीजिए मुझे सोनीपत एरिया में जाना है, हमारे यहाँ बोली भाषा अलग, बोली अलग अलग हो जाती है, एक्सेंट भी अलग हो जाता है। यमुनानगर का अलग है, हमारे करनाल का अलग, रोहतक का अलग, सोनीपत का एक जैसा, इधर झील आ जाएंगे, इधर अलग है, कैथल का अलग है। तो अगर वहां का आदमी है कोई पर्सन साथ में, बहुत इजी रहता है कम्युनिकेट करना। तो और दूसरी बात, अपने ही एरिया में अपने ही नॉन लोगों को समझाने मत लग जाइए, समझे। आप देखिएगा जो आपके सबसे क्लोज फ्रेंड है ना, या जो आपके घर वाले हैं, वही नहीं देखते आपकी वीडियो।
बाकी सारी दुनिया देख रही होती है। मैं इसको बोलता हूँ पूनम कमाल ने देखी होगी ना वाह, मैंने उसमें बोल रखा था जो मैं वो सुना करती थी भाई, है ना भाई, चाहे सुनो या ना सुनो भाई, हमें क्या जरूरत पड़ी है सुनने की, हम तो भुगती रहे तेरे को। तो चाहे आप वही बात बताने जा रहे हो, चाहे आपका दोस्त भी वही बात बताने जा रहा हो, बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अपने गांव में अपने पड़ोसी के गांव के बंदे को बुलाओ और उसके गांव में कोई बात समझानी हो तो आप चले जाओ। क्यों बाहर से आओगे तो थोड़ा सा महिमा मंडन करना पड़ता है, करेंगे हम बढ़िया से करेंगे तभी गांव वाले सुनेंगे। थोड़ी असली बात बतानी पड़ेगी, थोड़ा सा उसको मतलब हम कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है, तो आपको इतना कहना है ये बहुत बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बात बुला दो। देखो बुरे आदमी को तो आप अच्छा बता नहीं सकते उनके बीच ले जाकर के, बट उनको ये दिखाने के लिए कि ये कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं है, इसके भाई इसकी अचीवमेंट्स बहुत है, ऐसे बात नहीं है, इसकी बात सुनो ध्यान से, काम की बात बताएगा ये, ऐसा कह के और उसको चालू कर दो, तो बताएगा। और फिर इस तरह से लोग सुने। अगली बात जो इसके अंदर है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। मान लो आपने थोड़े से दिन बाद बता करके बंद कर दी, तो उसके बाद लोग भी सुनना बंद कर देंगे। आप बोलते ही रहे वो। मैं आपको ये बताता हूं, आधी बात बताई। गौरव ने मुझे बोला कि मैंने ना आपकी वो वाली वीडियो देखी थी पंचकुला में ना, वो लाइन में लग रहे थे बच्चे पेपर देने के लिए, और ये कह रहा ये मतलब बोलने जा रहा है भाई ये नहीं लगवानी है, ये बिल्कुल नहीं निकलवानी है। असल में वो क्या रहा था, वो बेचारे लाइन में लग रहे थे, मैं गली में खड़ा रुक के मार रहा हूँ, किसी ने वीडियो बना ली, वो फिर मैंने वो मेरे पास पहुंच गई वह, तो मैंने उसको लगा दिया। कर मैंने जब वो वीडियो देखी तो मैं इतना हैरान था कि कोई नहीं सुन रहा इसकी मेरी तरफ, एक्चुअली उस वीडियो में कोई नहीं देख रहा है, ना वो सभा मेरे लिए थी, वो मीटिंग, वो उनका पेपर था बच्चों का, और वो वाकया था जो आपको ध्यान हो, अगर हाईकोर्ट का एग्जाम था, हाईकोर्ट का एग्जाम था ड्राइवर का, और चंडीगढ़ के अंदर हमारे पास फोन आया एक दोस्त का कि भाई हमारे भाई को स्कूल वालों ने एंट्री नहीं दी कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मैं जिस हाल में था मैं वैसे ही दौड़ पड़ा, गया मैं वहां, हमने लोगों को बताया, मैं क्या कितनी देर में 15 मिनट लेट हो गया, जितने बच्चे बाहर खड़े थे हमने वहां बोलना शुरू कर दिया कि यहीं बैठे हैं, मैं अपने दोस्तों को फोन कर रहा हूं बॉर्डर पे, मैं जितने और दोस्तों को फोन कर रहे हैं, आप लोग अपने घर पर फोन कर दो कि किसान वहां बैठे हुए हैं, चाहे यहाँ लोकल वाले चाहे कोई भी आगे बैठेंगे और यही धरने पे बैठेंगे, या तो हमारा पेपर भी होगा या उसको भी कैंसिल करेंगे, और जितने और सेंटरों पे उनको भी बुला दो। बात वो आपकी तरफ फैल गई और दूसरे सेंटरों से भी बच्चे वहां आ गए तो हम लोग अब आ गए तो हमने वहां पूरा हंगामा करा, सड़क के बीच में बैठ गए, पूरी पुलिस फोर्स आ गई, डंडे उन्होंने उठा लिया लाठीचार्ज करने के लिए, जो मर्जी हो। फिर एक एसीपी था वो मेरे से उलझने लगा तो सारे लोग चढ़ गए उसके ऊपर, भाई डॉक्टर साहब को कुछ नहीं कह दोगे, ये वो चला बहस। और वहां अल्टीमेटली क्या हुआ, हाई कोर्ट के जज का नुमाइंदा आया, वहां हमसे ज्ञापन लेके गया, हाई कोर्ट के अंदर ही हाई कोर्ट के खिलाफ हमने पिटीशन डाली कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये बिल्कुल हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है, और हम वकील से मिलने पंचकुला आए। उसी का दूसरा पेपर होता है 2 शिफ्ट में, एक मॉर्निंग वाला एक इवनिंग वाला, वही हाई कोर्ट का एग्जाम इवनिंग वाला हो रहा था वहां कॉलेज के बाहर। तो हमने देखा, मैं भी लाइन में लगे, मैं पूछूंगा अभी क्या का पेपर है, बोला हाई कोर्ट का, मगर क्या क्या चेक कर रहे हैं बताओ, बोले कुछ नहीं चेक कर रहे, एडमिट कार्ड चेक करें, मैं मास्क या वैक्सीन, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, मैं बस इतने से हो गया। सुबह हमने झगड़ा करा, शाम में पूरे के पूरे सारे मैंडेट खुल गए, और उसके बाद हरियाणा में किसी भी पेपर के लिए कोई पुलिस क्या हुआ था, सब इंस्पेक्टर के हुए थे, फिर उसके सिपाही के,
कुछ नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, सिर्फ एक थोड़े से उसके कारण। उसमें मैं चिल्ला रहा था। तो वो गौरव बोलता है कि ये अच्छा बंदा है यार, कोई इसको सुन नहीं रहा, बिना मतलब फॉर्म में भाई बोलने जा रहा है, ये तो पागल ही है कोई ना कोई। बाद में फिर दूसरी और वीडियोस को देखी तो फिर लगा कि यार बात तो ठीक क्या है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली बार आपको कोई देख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपके ज्ञान से प्रभावित हो जाए। वो आपको मेंटल भी बोल सकता है, वो आपको सटका हुआ भी बोल सकता है, वो आपको ये भी कह सकता है काम छोड़ के बिना मतलब की चीजों पे उलझा हुआ है। ये आपको देखना है कि आप जिस विचार पे लगे हुए हो उस पे आपका कितना भरोसा है, आप उसको लेके कितना आगे तक जाने की योजना बना रहे हैं, या आपने कितना सोचा है कि आप इस विचार को बीच में छोड़ के भागोगे, आखिर तक लड़ोगे, आखिरी सांस तक इसी विचार पे कायम रहना है। ये आपकी सोच डिसाइड करेगी। और समाज ये देखता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर आपने झूठा कोई आवरण तो ओढ़ा हुआ है, आपने कोई कवर तो ओढ़ा हुआ है, तो वो थोड़े दिनों में उतर जाएगा 100%। अगर सच में आप वैसे ही हो जैसा आप बोल रहे हो स्टेज पर, तो आपकी कंसिस्टेंसी को देख के समाज खड़ा होगा। और ये हम महसूस करते हैं। अब जो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में 10-10 साल की, 12-12 साल की, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल की तपस्या लगाई हुई है ना, उसका फल है कि हम यहां बैठे हुए हैं। मतलब आपने इस वैक्सीनेशन के मुद्दे पर नहीं कोई भी काम किया हुआ, लेकिन आपने दूसरे मुद्दों पर तो समाज के अंदर काम किया ही हुआ है ना। हो ही नहीं सकता कि कोई बिना समाज के अंदर किसी और मुद्दे पर काम किया हुआ आदमी यहां बैठा हो, बैठ ही नहीं सकता वो इतनी देर। वो पेशेंस ही तब आता है जब हमारी तरह, जैसे हम लोगों को ये एहसास हो गया, पूरा जोर लगा के समाज बदलेंगे, देश बदलेंगे, वो बदलेंगे, और फिर एक दिन एहसास होता है अरे बौड़े तेरे बस का कुछ को नहीं, वो ऊपर एक ताकत बैठी है, वो जलाएगी। जब उसको तू तो निमित्त मात्र है, हम लोग तो सिर्फ इस तरह से है कि हमारा तो रोल है। उसने जब डिसाइड करना करेगा, इसका मतलब जो आज का काम है वो 100% कर दो। ये भूत मत सोचो कि आगे अपने जाकर के अपने को क्या अचीव करना है। तो इसलिए वही बात है कि बदलाव होगा कि नहीं होगा, इसके विषय में सोचना हमारा काम ही नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसके बारे में मत सोचिए, आशावान रहिए कि हम बदलेंगे, लेकिन उस पर सोचना, रिजल्ट पे जाना अपना काम नहीं है। अपना काम है कि आज जो हो रहा है उसके ऊपर आज की के अंदर अपना पूरा 100 का 100 दे दो, बस बात खत्म। इतनी सी बात है। अगर लंबे समय तक अगर हमें आगे रहना है तो अब एक पॉइंट आ गया कि बात कैसे शुरू करनी है। ये तो हो गया गांव में, अब कहना क्या है गांव के अंदर। अब गांव में सबसे पहले तबका देखिए, क्या क्या तबका है गांव के लोगों का, मतलब जिंदगी चलाने का तरीका क्या, किस किस चीज के ऊपर वो आश्रित है। खेती पर आश्रित है। खेती में लगभग 99% किसानों की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर बैंक में गिरवी पड़ी है। इसका मतलब उनकी जमीन अब किसान के पास नहीं बचने वाली है। दूसरी बात, फरमान आ चुका है गुजरात की, अगर किसी का मुख्य पेशा व्यवसाय पशुपालन है तो आपको याद ये रखना है कि गुजरात और राजस्थान के अंदर ये कानून बन चुका है विधानसभा के अंदर कि यदि आप एक से ज्यादा गाय या भैंस पालते हैं तो आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। साथ ही में एक पूरी लॉबिंग चल रही है कि ये पूरी, जैसे आधार कार्ड बन रहा है ना गाय का, भैंस का, ये क्यों बन रहा है, इसको गांव वालों को समझाना पड़ेगा आपको कि कैलकुलेट कर रही है सरकार, पूरा का पूरा पूरी कैलकुलेशन कर रही है कि इतने मानस हैं, इतने डांगर हैं, इतने साल में इतना दूध देते हैं, रोज का इतना दूध इनके घर में पैदा हुआ है, तो बाकी इतना लागत हो सकती है एक घर में। भाई गणत 4 मानस होंगे तो 4 किलो मिलेंगे। जय उनका डांगर मान लो 2 भैंस रख रहे हैं, वो 15-15, 30 किलो दे रहे हैं, 10-10, 20 किलो दे रहे हैं, तो बाकी का 16 किलो कहां गया। तो चाहे आप उसको लस्सी बना के पड़ोसियों में बांटते हो, चाहे आप उसको अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हो, चाहे आप अपने रिश्तेदारों को बचाते हो, चाहे
रुपए आप अपने भाई के पास, बेटे के पास शहर में बेचते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार अपनी कैलकुलेशन कर रही है कि इतने मानसा पे इतने डांगर इससे फालतू पाया तो दूध का टैक्स देना ही पड़ेगा, जब बेचते हो चाहे ना बेचते हो। तो यह बात बतानी कितनी मुश्किल है, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। मान लो आज वो आपको मानेंगे नहीं कि सरकार जो कर रही है, कोई बात नहीं भाई, जिस टाइम हम रुके मारा करते मत लगवाओ, वैक्सीन मत लगवाओ, तब न्यू पढ़ोगे, चलते चलते पढ़ा करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे मर गए, ये बात हम कहा करते थे, है ना डॉक्टर साहब। गाड़ी में चलते थे, डॉक्टर साहब चलते चलते पढ़ा करेंगे, बहुत बुरा है। और मतलब मैं यह मुंह तो क्या करता कि क्योंकि हमें मालूम है कि इसके अंदर ग्रेफीन ऑक्साइड जो है वो आपके एपिथेलियम को जब काटते हुए गुजरेगा तो इतने क्लॉट बन जाएंगे कि आपका पता ही नहीं आप कब चलते चलते गए। अब जब ये मालूम था लोगों ने नहीं माना, अब गिर रहे हैं, अब सबको ये खतरा हो रहा है कि हाँ हो रहा है, ये बढ़कर बढ़ा है। लेकिन टाइम लगा, हम लोग अपनी बात पर कायम रहे। हमने लोगों को बहकाना के बका के अपने साथ नहीं लगाना, बता के लगाना, यह बात है, यह मुद्दा है, यह लड़ाई है, अगर तेरे को ठीक लगता आ जाओ, नहीं तो नहीं। वैक्सीन तो छोटा सा पार्ट है पूरे सिस्टम का, इस पर थोड़ा सा बवाल ज्यादा मच गया तो उस पर सीरियसली ले लिया। फिर अब गांव का जो आदमी है उसके पास खेती हो गई, उसके पास ये हो गया, अब और क्या, घर भी उसका लोन पर है इस वक्त, नहीं है तो रोज बैंक वालों के फोन आ रहे हैं। पंचायत का भी कोई जमीन बची नहीं मेरे ख्याल, ये जिक्र आप इस बार सुन चुके होंगे सारे के सारे, है ना, ये बार बार जिक्र करने का इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपके पास मुद्दे बहुत हैं, आपने सिर्फ उस आदमी को पकड़ना है कि वो कौन सी वाली बात पर आपसे बात करना चाहता है और उसके बाद चालू कर दो अपनी बात। क्यों जी? यानी कि अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें या पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, सबसे पहले आपके पास उस विषय की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तो बोलेंगे। नंबर 2, उसकी जानकारी के बाद आपको क्या करना है कि आप 2 लोगों में 3 लोगों में बात करके देखिए, बहस करके देखिए कि कहां अटकते हो। जहां अटकते हो लिख लो कि ये वाला पॉइंट है, इस पे चर्चा करेंगे। आपसे पड़ोसी से चर्चा नहीं हुई, अपने दूसरे साथियों से कर दी, अब तो अपने पास ये इन लोगों का एक ग्रुप आ जाएगा। इस ग्रुप में कदे भी गुड मॉर्निंग, ओके, टाटा, गुंठे, थम्स अप मत डालियो बस, फिर तो हम भी चेक कर लिया करांगे। और जब आपने इसमें भी मैसेज भेजने स्टार्ट कर दिए फलाने टीम के, फिर हम इसमें भी देखना बंद कर देंगे। लेकिन ये कुछ खास लोगों का ग्रुप मैं समझता हूं कि ये लोग उसके अंदर वही बात डालेंगे जो आपने सबको बतानी है। एक आधा है साथी जिसका रुक जाता जिस पर पहले भेजते हैं फिर डिलीट करता फिर अगर गलत कर दिया। तो ये हो गया पॉइंट कि जानकारी हो, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हो गया आप अपने सर्कल में डिस्कस करिए। आपने सर्कल में बोलना आ गया तो फिर एक काम करिए, अपनी जानकारी की कनेक्शन या उसकी पूरी बात, उस पूरी फ्लो को एक पेपर पे लिख लीजिए, एक डायरी पे लिख लो, पेपर पे लिख लो, और सामने अपना मोबाइल टांग के रख के मेज पे, और एक बार उसमें तो देख देख के बोलने की कोशिश करो। ये मान लो कि सामने पब्लिक ही बैठी है, वो जो कैमरा है, क्योंकि पब्लिक से ज्यादा डर होता है कैमरे का। कैमरा कॉन्शियस जब आदमी होता है, सामने कैमरे पे एक बार अपनी वो बात का फ्लो देख लो कैसे जा रहा है, कहां कहां देखना पड़ रहा है, किस किस पॉइंट पे देखना पड़ रहा है। यकीन मानिए आपने अगर अपने ही मोबाइल पे कैमरे पे 2 बार अगर कोई वीडियो बना दी अपने टॉपिक पर और देखना पड़े, बेशक देखना पड़े, बीच में देख लो, तो तीसरी बार आपका फ्लो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों ना फिर क्या है कि नहीं? ऐसे ही है। क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे जब मैंने बोलना शुरू करा तो मैं देखा करता कि यो पॉइंट इसका याद को नहीं, अरे यू टो के लिया और फिर बोल दो उसने, लेकिन अगले ने बोलना नहीं छोड़ा। ईब मेरा बेटा पूरा फ्लो में चाले से कितने हो। ईब सिर्फ इसका एक बात रही है कि यो कई बार कुंजड़ की तरफ से शुरू करते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ तो इनबिल्ट होता है हमारे, और कुछ आपको ये समझना है उसके लिए कि जब आप शुरू करो
तो जहां पे वो बंदा बैठा है, यानी कि जिस पॉइंट पे आपके सामने वाला बात करने की कोशिश कर रहा है, वहीं से शुरुआत करने की कोशिश करो। ये आपको बीच बीच में समय समय पे, जैसे अभी थोड़े टाइम के बाद आपको कल बहुत शानदार एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है करेंसी के ऊपर। यानी आपने जो, अगर सरकार को आपने व्यवस्था परिवर्तन की तरफ मतलब खुद को लेके जाना है और सरकार को अगर आईना दिखाना है और सच में अगर ये देखना है कि आपके पास कितनी ताकत है संगठन और समझ की, तो वो ये मुद्दा होगा। अपने साथ में घनश्याम वर्मा जी अपने बीच में बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं अपनी गतिविधि, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इन्होंने ये कहा, बहुत अप्रिशिएट किया कि इतने डिसिप्लिन लोग, अपने आप से इतने आंदोलित लोग हमने बहुत कम लोग देखे हैं, ऐसे देखे ही हैं। तो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। और यकीन मानिए कल असल में मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरा ये सवाल, कारण ये है कि 3 दिन पहले एक एमडीयू का स्कॉलर जो रिसर्च कर रहा है किसान आंदोलन को, वो मेरा इंटरव्यू करने आया। और एक बात मैंने बताई थी इंट्रोडक्शन में कि बहुत सारे संगठन मैंने बनाए हैं, और मेरा अपना जीवन का तजुर्बा ये है कि मैं फेल नहीं हुआ अभी तक। मैंने कभी नहीं सोचा था ये। वो लड़का, उसका क्वेश्चन ईयर पूरा होने के बाद वो मेरे से बोला कि आप सारे काम कर कैसे लेते हो। तो आप जब वो बोल रहे थे, आपने कहा कि मरने के लिए भी नहीं, हम मरने की तैयारी करेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। मुझे ये लगा कि उसको तो वो बैठे बात कर रहे थे, क्योंकि कोई नंबर कटने का डर नहीं था, उसका फॉर्मा मैंने भर दिया था। काफी देर सोच विचार के मैंने कहा कि मैं जो भी काम करता हूँ, जैसे मान लो अभी मैं एक हमारे वहां पर एक सरकारी पावर प्लांट है, उसमें यूनियन बनाने का काम पिछले 3-4 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं उसको अपना जीवन का अंतिम काम मान के करता हूँ। मैं नहीं सोचता ये कि इसके बाद क्या होगा। मैं मानता हूँ कि ये मेरे जीवन का अंतिम काम है और मैं इसमें अपना 100 का 100 डाल दूं। जैसे ढांचा पाउडर का तो आपको पता है, कोई सोच नहीं सकता कि ढांचा पाउडर बंद होगा, लेकिन ये मान के किया मैंने कि ये मेरा अंतिम लड़ाई है किसान आंदोलन। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो झील है, जो आप कैपेबिलिटी और ट्रेनिंग की जो बात कर रहे थे, इसमें झील का कितना योगदान है, इस पर अगर कोई कमेंट कर पाए तो मुझे अच्छा लगे। जीवन वैसे मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा क्लियर करता हूँ। जो मैंने बीच में कहा था कि जब हम वंचित, गरीब, दुखी, कष्ट भोग रहे लोगों का दर्द यहाँ अपने अंदर महसूस करते हैं, जब हम इंसान को इंसान मानने लगते हैं। समस्या ये है, कुछ लोग फिलॉसफी अगर पढ़े हुए हो, आपने कभी ठीक से सोचा नहीं है कि दूसरा इंसान मेरी कॉपी ही है, और मैं इससे आगे सोचता हूं, मुझे लगता है कि मैं हूं क्या पता मैं ये हूं। ये थोड़ी पागलपन की बात लगती है। जब किसी को कष्ट होता है तो मैं ये भाव लेके आता हूं कि ये मैं तो नहीं हूं, कहीं मैं इस मुगालते में हूं कि ये मैं हूं। समझ रहे हैं इस बात को? ये समानुभूति से एक कदम आगे की बात है कि मैं वो हूं और मैं कष्ट में हूं, ये आदमी कष्ट में नहीं है, ही इज जस्ट अ विटनेस। तो इस शरीर का कष्ट, इस समाज के हिस्से का कष्ट, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी मजबूरी है, मुझे ही करना पड़ेगा। जब आप इंसान को खुद उसके अंदर मानने लगते हो कि मैं इसी हूं। आप एक थ्योरी देखिए ना, आप भगवान में विश्वास करते हैं, हालांकि मैं पूरी तरह नास्तिक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता ईश्वर अल्लाह क्या होता है, लेकिन उसमें एक चीज कहते हैं आप कि सब में भगवान का अंश है।
और वो अंश एक ही जैसा है, वो आत्मा चोला बदलती है भी कहते हैं आप लोग। तो क्या पता वो अंश उसमें है, इसमें है, इसमें है, किसमें है। जो अंश मैं हूं, आज मैं किसी के शरीर में हूं। अगर आप भगवान की थ्योरी में विश्वास करते हैं तो कोई शरीर बना है, उसमें एक अंश मैं, जिसको मैं कह रहा हूं, वो डाला गया है, लेकिन वही उसमें भी तो है, वही इसमें भी तो है। हम जब मैं स्व और पर के चक्कर में पड़ते हैं तो वो झील नहीं आएगी कि केवल ये है, इसका भला चाहिए। आपको हर समय हर कष्ट भुगतता हुआ आदमी खुद लगना चाहिए कि ये हूं एक्चुअली में। आज पता लगा मैं तो कष्ट भोग रहा हूं, मुझे तो ये उगालता था मैं ठीक हूं। जब आपको ये फीलिंग अंदर से, जब ये सोच आ जाएगी, फिर वो आपको कुछ नहीं करना, आप रोक नहीं पाएंगे खुद को। एक बार का हादसा बताता हूं, यही चंडीगढ़ से जाते हुए रात को 1 बजे एक एक्सीडेंट हुआ। मेरी गाड़ी से अगली जो ट्रक था वो दूसरे खड़े ट्रक के अंदर घुस गया। हम उतरे क्योंकि हम पहले आदमी थे, तब तक पुलिस भी नहीं आई थी, कुछ नहीं आया। मैंने टक्कर मार ली, किसी ट्रक में कोई आदमी ही नहीं था, दोनों ट्रकों में। तो हम 3 आदमी थे, एक तो गाड़ी से नहीं उतरा। हम 2 आदमी देख रहे कि ये आदमी ट्रक चल रहा था तो इसमें आदमी तो होने चाहिए, पर ये जो खड़ा था इसके ड्राइवर क्लीनर कहां चले गए। हमने हर तरफ देख लिया, आदमी नहीं मिला, अंधेरा था। जब मैंने मोबाइल की लाइट जलाई तो मुझे खून दिखाई दिया। दोनों ट्रक 4 फुट एक दूसरे के अंदर घुसे हुए। जब खून दिखा तो मैंने उसको ट्रेस किया कि कहां से टपक रहा है, तो वो आदमी उस क्रश के अंदर बीच में फंसा हुआ जिंदा आदमी। ट्रक को तो आप नहीं हिला सकते या हिला सकते हो, तो क्या करोगे। उस आदमी को निकालने के लिए 1.5 घंटे तक मैं हाथों से ट्रक को तोड़ता, क्योंकि वो आदमी जिंदा था। उसका बेल्ट से नीचे का हिस्सा तो क्रश हो गया था, ऊपर का आदमी जिंदा था, ठीक था, वाइटल ऑर्गन्स बचे हुए। इस बीच हमने पुलिस को फोन कर दिया था, पुलिस आ गई। कैन यू बिलीव, 6 पुलिस वालों ने, एक ने भी हमारी मदद नहीं की, खड़े रहे कि एम्बुलेंस आएगी। वो सरदार जी जो है 1.5 घंटे के बाद अकेले, वो कम से कम 100 किलो का भारी भरकम आदमी ट्रक के ऊपर से नीचे उतारना। हम 2 आदमियों ने काम किया। मैंने लिटरली पुलिस वालों को इतनी गालियां निकाली, इतना कोसा उनको कि तुम ये नहीं सोच पाते कि तुम फंस जाते तो कौन बचाता। इस प्रयास में कट भी लग गए, कपड़े भी फट गए, हाथों में कांच भी लग गया। ये हवेली वाले के पास जाके मैंने पट्टियां करवाई थी। तो जो गाड़ी में आदमी बैठा था तीसरा, उसने लॉजिक दिया कि भाई खून खराबा देख नहीं सकता, तो मैंने ईंट उठा ली और 13 से फोड़ूंगा, आप कैसे देखेगा। अपना खून खराबा देख सकता है, दूसरे का नहीं देख सकता। उसको निकाला, उसको एम्बुलेंस में डाला, एम्बुलेंस वाले का नंबर लिया कि तुझे इस हॉस्पिटल में जाए, वहां से मुझे किसी का नंबर देना, इसके पास कोई आए ताकि वो आदमी बच गया। वो बचता नहीं, किसी एक आदमी ने थोड़ी हिम्मत कर ली। दूसरी रोहतक की घटना बता रहा हूं छोटी सी, कि ये कहां से निकलता है। 3 लेडीज दूध की डोलियां लेके सड़क पे आ रही थी, बाबा मस्तनाथ नगर के सामने। इधर सड़क पे भीड़ इकट्ठी होने लग गई। एक 7-8 साल का बच्चा साइकिल पे था, उसको किसी गाड़ी ने क्रश कर दिया। वो उस टाइम तक जिंदा था, क्योंकि उस भीड़ में मैं भी शामिल था। वो लेडीज वहां से जो जा रही है, उसमें 3 लेडीज ने क्या क्या कहा, वो एक बार वहां सिर्फ सड़क पे आके देखना था उन्हें। 2 लेडीज ने कहा कि कोई किसी का बालक है, तो एक ने कहा मैं तो अपने में घर अगला छोड़ के जा रहा हूं, बेबे मेरे दो टाइम नहीं है। कैन यू बिलीव उसके साथ क्या हुआ। 1.5 घंटे के बाद वही औरत वहां हॉस्पिटल में मेरी बिलखती हुई कि तो मेरा ये बच्चा है, मेरा ही। ये दर्द है क्या हमारे अंदर। आपको इतना समय नहीं कि आप रुक के किसी को देख ले, किसी को उठा दे। क्या होगा, पुलिस क्या कर लेगी, आपका क्या हो जाएगा, कपड़े फट जाएंगे, आपका टाइम खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा।
हम इंसानों को इंसान नहीं समझते। मेरे अंदर तो यह है कि मैं अगले को मैं समझता हूं। मुझे हमेशा ये मुगालता रहता है कि ये जो तकलीफ में ये मैं हूं, और ये जो ठीक खड़ा है ये कोई और खड़ा है। मैं इससे मदद लूं तो फिर वो मदद हो जाती। ये समानुभूति से आगे की चीज है। और इसको मान के देखिए, जब किसी आदमी को तकलीफ में कटा फटा टूटा पड़ा देखे, उसको सोचिए, मैं एक अकेला 3 घंटे रेल की पटरी पे लेटा रहा था एक आदमी को बचाने के लिए। रेल जो है 2 फुट दूर रोकी गई थी कि उठ जाएगा। ये भी रोहतक की घटना है, क्योंकि जो आदमी पटरी पे कटा था वो जिंदा था, और उस आधे आदमी को उठा के 3 घंटे घूमता रहा, कोई आया नहीं। जब वो मर गया तो मैं पटरी के ऊपर लेट गया। तब जाके प्रशासन ने 4-5 घंटे के बाद सुध ली कि कौन है, कहां का है, कहीं यूपी का बेचारा। हम करते हैं क्या? सच में नहीं करते। हम बड़ी बातें, हम नेता बनना चाहते हैं। ऐसे जनता आपको अपने दिल में नहीं उतारेगी भाई, उनके दिल में उतरिए। जो अभी डॉक्टर साहब गांव में जाके बात करने की कह रहे थे, उन लोगों के पास बहुत पीड़ा है बांटने के लिए। आप देखिए तो गांव में कैसे रह रहे हो, गलियां सड़ रही है, घाट सड़ रहे हैं। वो सोचते हैं ऐसे ही चलेगा, तो पैसे तो है नहीं, क्या करा। गांव में एक झोला छाप डॉक्टर है, वो उनको डिस्टिल वाटर के टिक्के लगाता रहता है, स्टीरॉइड देता रहता है, वो वहीं पड़े रहते हैं, वो मर जाते हैं। मैंने अभी देखा, मेरी उम्र के मेरे साथी जो बचपन में मेरे साथ गांव में खेला करते थे, पेंशन बनवा के दांत तुड़वा के बैठे हैं घर में। वो ऐसे लग रहे कि मैं पहचान नहीं पा रहा था। मेरे को आगे कह रहे थे मैं पहचाना, तुम पहचानने की हालत में। वो दरिद्रता में पड़े हैं, उनके पास जाके उनकी दरिद्रता, उनका दर्द, वो पहले तो सुनिए जो इन्होंने कहा, उसका दर्द फूटेगा तो वो आपके पास समाधान जानना चाहेगा। आप जाके लेक्चर देंगे नहीं बनेंगे। बहुत जबरदस्त पॉइंट था, पता नहीं किसी ने नोट किया कि नहीं होता है। तो उनका दर्द जानिए। जब दर्द जानने किसी मोहल्ले में है, किसी परिवार में है, उनके पास जाके उनकी तकलीफें सुनिए और उन तकलीफों को बड़े गेम के साथ जोड़ के दिखाइए उनको कि ये है। जब कोई बच्चा सड़क पे मोटरसाइकिल से खड्डे में उस बैलेंस बिगड़ के मरता है, उसके घर तो जाइए, लेकिन उसको कभी 2 दिन 4 दिन जब वो बात करने के बाद उसको जगाइए कि ये गड्ढा सड़क में नहीं होता तो तेरा बच्चा जिंदा होता। और ये गड्ढा सड़क में क्यों है? क्योंकि किसी ने हमारा टैक्स का पैसा हराम में उड़ा दिया है। ये ठीक जिससे करनी थी। हम चलते हैं, टोल देते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम गाड़ी का टैक्स देते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, और सड़क में गड्ढे हैं जिससे हमारे बच्चे मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गए, टायर फट के बच्चे मर रहे हैं। उसके दर्द को उससे जोड़िए। मैंने एक एक्सपेरिमेंट मंदोला गांव में किया। मंदोला गांव में एक बच्चा मर गया ट्रक के नीचे आके। मेरे स्कूल का, मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल, वो +1 का बच्चा क्रिमिनल बन गया था, चोर नशेड़ी बन गया था, उसको स्कूल से नाम काटा। उसने सड़क पे किसी आदमी की मोटरसाइकिल उठाई छोड़ने के लिए और लेके भागा। उधर से पुलिस की जिप्सी आती दिखाई तो बिना देखे सड़क पे मोड़ दी, उधर से ट्रक के नीचे आ। आप बिलीव करेंगे, उसकी चिता जलने से पहले मैंने उसके घर वालों को जो सुनाई और गांव को जो सुनाई दे रहा, मैंने कहा रुक जाओ, आग मत लगाना। इसका कारण समझ लो क्या है। तुम्हारे गांव में पूरा दिन तुम लोग शराब पी के सड़कों पे पड़े रहते हो, तुम्हारे बच्चे ऐसे कुत्तों की तरह मरेंगे और मरने चाहिए, मुझे कोई दुख नहीं। तुमने ये कल्चर बना रखा है गांव में, इस कल्चर को ठीक करिए, आगे किसी के बच्चे नहीं मरेंगे, कोई लत में नहीं पड़ेगा। उनको जाके जब वो दर्द में तकलीफ में है उनसे बातें जोड़ के बताएं। लेकिन उससे पहले जो मैंने पहले कही है कि दूसरे को खुद समझना शुरू कीजिए, तो मुझे लगा कि आपकी बात का जवाब दे पा। और अगर मैं डॉक्टर साहब की बात में एक और चीज ऐड करूं, ये झील उसी दिन मर जाएगी जिस दिन अगर ये काम इसलिए किया कि आपको अपने बच्चे के लिए किसी और के लिए किया था। यहां पर ये भी बात एक और ऐड करने की है कि अगर आपने किसी डर में, किसी भय में, किसी स्वार्थ में, किसी इच्छा पूर्ति के लिए, भगवान की दया के लिए या अपने कर्म अच्छे करने के लिए, किसी भी पर्पज के लिए अगर ये काम किया तो भी आपका जीव मर जाएगा, क्योंकि वो मालूम नहीं है किधर से आएगा आपको रिटर्न। उसका जो आपने किया है
उसका कुछ ना कुछ फल तो बनेगा ही, लेकिन वो कैसे बनेगा नहीं मालूम है। तो इस डील को बरकरार रखने का एकमात्र और रास्ता ये भी है कि आपको इसलिए भी करना है क्योंकि ये आपको करना चाहिए, यही करना चाहिए। इसके बदले आपको कुछ मिलेगा, इसकी उम्मीद जीरो होनी चाहिए। अगर समाज के लिए कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो पहले अपने आप को मारना पड़ेगा। सबसे पहले यही खत्म करना पड़ेगा कि इसके बदले में हमको मिलेगा क्या। कि कल को अगर हम व्यवस्था परिवर्तन में आते हैं, कल को हम कुछ करते हैं, तो क्या इसके बदले में हमको कुछ मिलेगा। जैसे ही ये सोचा वैसे ही आपका जो कर्म था वो दूषित हो गया, ये मान के चलिए। और फिर आपकी जील आने वाले वक्त में खत्म होगी, क्योंकि फिर आप एक दिन बैठ करके कोस रहे होंगे या तो उस टाइम के क्रांतिकारियों को, या उस टाइम के नेताओं को, या उस टाइम की जनता को कि भाई कतिया नाश हो रहा है, कोई नहीं सुनता, कुछ नहीं होता। बाकी मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये सेशन है अपना, ये ठीक चल रहा है और इतने शानदार तरीके से आप लोग बैठे सुना। मैं दिल की गहराइयों से जनता सरकार मोर्चा की तरफ से डॉक्टर अजय बल्हारा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि तकलीफ होते हुए भी, इतना दर्द होते हुए मैं समझ सकता हूं कि खड़ा होना इनके लिए नामुमकिन के जैसा था, फिर भी 1-1.5 घंटा आप लोगों के बीच रहे, बल्कि अब बैठे हुए सुन रहे हैं लगातार। हम कभी दोबारा आएंगे क्योंकि इनकी जो बोलने की जो कैपेसिटी है, ये अभी तो वार्म अप होना शुरू हुए थे। असल में आपको सही बताऊं तो ये आपको लगा कि कोई भाजड़ हो गया खत्म, ये अभी वार्म अप शुरू हुए थे। और इनका अगर, मुझे नहीं लगता कि जैसे आमतौर पे ये कहा जाता है भाई 30-40 मिनट में ना बोर हो जाते हैं, तो आप लोग बोर तो नहीं हुए थे। 70-80 मिनट तक भी अगर आपके अंदर बोरियत में देख रहा था, किसी के भी चेहरे पर कोई शिकन या कोई वो नहीं था। और हम इनके तजुर्बे से, इनके ज्ञान से, क्योंकि हमें टाइम कम मिलता है, ये टाइम धक्के से निकालते हैं पढ़ने का। स्वाध्याय इनका बहुत शानदार है, पता नहीं कितनी किताबें तो पढ़ ली, कितनी लिख ली। तो एक यो है, पढ़ने वाले लोगों के पास होता बहुत कुछ है, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बोल पाते। और इनके शब्दों का चयन आपने देखा ही है कि सीधा गहराई तक उतरते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि आज के इस सेशन से हमने बहुत कुछ गेन किया, और आपकी प्रेरणा के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इनको एज ए रिसोर्स पर्सन हमारे पास इनको ऑनरेरियम देने के लिए भी कुछ नहीं है, तो इसलिए और लेकिन हम लोगों का मतलब जहां भी आपको जरूरत पड़ती है, हमारी टीम का हिस्सा ये हाथ उठवा लेते हैं इनसे। यार ये तो आप टीम के लीडर ही है। लेकिन कमर का दर्द ठीक होने की गारंटी आने तो होली है, कमर का दर्द दिक्कत नहीं रहता है। बाकी तो सुनील भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी चाय तैयार है, मतलब जो आपका दिव्य पेय तैयार है, चाय। डॉक्टर साहब की बात कोई जोड़कर मैं 2-3 दिन पहले जो सभा हुई ना, उनके बारे में जो निकल के आया, तो सबके काम की बात है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको। क्या हुआ, 2 जगह गए और अपने साथी हैं, अनिल जी हैं, निर्मल जी हैं, और पानीपत एरिया में 2-3 गांव में सभा करवाई उन्होंने। बोले कि सुनील को बुला लो, मैं चला गया। और वहां ज्यादातर बुजुर्ग थे, सबसे बड़ी बात थी, और कुछ नौजवान थे। एक चीज आजकल जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या चल रहा है समाज में कि बुजुर्ग कोसते हैं जवानों को, और जवान कोसते हैं बुजुर्गों को। बुजुर्ग बोलेंगे कि ये हमारी मानते नहीं, या ये हमारे पास बैठते नहीं, और जवान बोलते हैं कि ये इनको क्या पता। तो जब हमने वहां चर्चा की, वो तो ये थी कि भाई कुछ नई चीजें हैं जो बुजुर्गों तक नहीं है, नई टेक्नोलॉजी की, वो हमारे तक है, और आपके पास जो पुराना ज्ञान है वो हमारे पास नहीं है। तो लगभग हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो हम आपको बता दें परेशानी क्या है। और ये सारी चर्चा करने के बाद एक चीज जो सबसे काम की थी, वो हमने कोशिश करके देखी।
हमने ये बोला कि जी हमारे पास समाधान नहीं है, तो क्या करो? बोले जी हम तो आपकी शरण में है बुजुर्गों, हम तो फंस गए पूरी तरह, तब आया हमारी पीढ़ी, अब हमारा जो समाधान है वो आपकी जोड़ी में है। अब आप यकीन नहीं करोगे कि जो बुजुर्ग जवानों को गाली दे रहे हैं वो बुजुर्ग आपके साथ एकदम उसी टाइम खड़े होने को तैयार है। आपको उनको ज्ञान नहीं देना, आपको अपनी समस्या बता के पूछेंगे तो आपको ही वो समाधान भी आपसे लेंगे, क्योंकि आपके पास नहीं जमाने का समाधान है। लेकिन आप अपनी तरफ से अपना करते हुए समझ के उनकी जोड़ी में डाल दो और आरोप प्रत्यारोप ना करो कि बुजुर्गों की गलती है या जवानों की गलती है। जब जब आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप करोगे तो अगले के कान बंद है और केवल आपकी बात हवा में चली गई है। तो समाधान के लिए जैसे आप बुजुर्गों की या दूसरे की जोड़ी में समाधान की बात डालते हो तो सामने वाला भी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। और ये काफी गंभीर और उसी का रिजल्ट आया। हम चर्चा बहुत जगह कर रहे थे तो रविंद्र भाई अपने क्रांतिकारी साथी हैं, बोलो कि सुनील भाई तो समा बदल गया। और मैं सोच रहा था कि समा तो क्या पता, जवान तो ये जितने बुजुर्ग बैठे थे इनको बोल दिया कि भाई आप समाधान दे दो, लेकिन वो इतने इस तरीके से सुना उन्होंने, उनको ये लगा कि समस्या और समाधान सच में बुजुर्गों के ही पास है। ऐसा उस सभा में घटित हुआ और वो तैयार हो गए। अब वो अपने आप लगे हुए हैं कि भाई हमें अपने गांव से चारों को बुलाएंगे, हम अपने गांव से 20 बुजुर्गों को इकट्ठा करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि इस गांव के बुजुर्गों की जिम्मेदारी मेरी, मतलब हमारी। अब सुनील तू ये देखना कि जवानों को कितना समझा पाता है। अब मेरे को तो पता है जवानों को कैसे समझा लेंगे, वो तो अलग बात है। अब बुजुर्ग अपना संभालेंगे, जवान लगे हुए हैं, तो समाधान सामने डालना पड़ेगा, ना कि यूं कहेगा मेरा ज्ञान ज्यादा मेरी मान लो। जैसे आप लोग मेरी मान लो, कोई नहीं सुनेगा। तो मेरा ये छोटा सा अनुभव था पिछले कुछ दिनों में। चाय आपका तैयार है?